बात करते हैं इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने लंदन के सांसद वीरेंद्र शर्मा और IISAF अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह भारत पहुंचे हैं। 8 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वे हिस्सा लेंगे और इसके अलावा 100 से ज्यादा प्रवासी भारतीय भी इंग्लैंड से भारत पहुंच रहे हैं, जो सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सभी देश के अलग अलग राज्यों के प्रवासी भारतीय हैं। तो IISAF के अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह, जो कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंदौर पहुंच गए हैं। अब आपको ये भी बता दें कि IISAF आखिर क्या है। इसका पूरा नाम इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और एल्यूमिनी फेडरेशन है। ब्रिटेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का, भारतीय स्टूडेंट्स का ये एक संगठन है और इसके अध्यक्ष हैं आदित्य प्रताप सिंह। तो इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए इंदौर पूरी तरह से तैयार है। चलिए, और हमारे साथ और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए आदित्य प्रताप सिंह जी खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि IISAF के अध्यक्ष हैं। आदित्य जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर, और भारत में भी आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत किया इस प्रकार। और मैं कल दिल्ली पहुंचा हूं, मेरे साथ लंदन से और भी डेलीगेट्स आए हैं। मेरे साथ लंदन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीरेंद्र शर्मा जी और देश के विभिन्न राज्यों के मेहमान भी मेरे साथ आए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, सरदार पटेल सोसाइटी के भी कई सदस्य आए हैं। तो जब हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमारा स्वागत करने के लिए जो मित्रगण आए और जो भी वेलकम किया, उसको देखकर हम लोग काफी खुश हुए। जी आदित्य जी, चलिए शुरुआत करते हैं सवालों की। और सबसे पहले तो एजुकेशन के बारे में आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप एक बड़े कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के ग्रुप को वहां पर लीड कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं आप IISAF के इस फाउंडेशन के। तो मैं समझना चाहूंगी कि भारतीय एजुकेशन, भारतीय जो शिक्षा की प्रणाली है और उसके साथ ही वहां की शिक्षा प्रणाली में सर आप कितना अंतर देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई फेडरेशन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंडियन स्टूडेंट्स जो भी इंडिया से आते हैं और जो भी इंडियन ओरिजिन के UK और यूरोप में ऑलरेडी हैं, तो उनको हम स्टार्टिंग में जो भी इनिशियल स्टेज में हेल्प चाहिए होती है वो भी देते हैं। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एल्यूमनाई फेडरेशन, तो इसमें एल्यूमनाई भी हैं जो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले भी कंट्री में आए थे अपने ओवरसीज एजुकेशन के लिए, तो वो भी मार्गदर्शन देते हैं। इंडिया के और इंडिया के बाहर के एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो कई हद तक बहुत अलग हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रैक्टिकली चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है और सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पर आप बाहर देखेंगे तो प्रैक्टिकल चीजों पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आप मास्टर से अंडर ग्रेड भी देखते हैं इंडिया के बाहर, तो हफ्ते में 3 या 4 दिन यूनिवर्सिटी लगती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम दिया जाता है कि आप प्रैक्टिकल चीजें करें, आप पार्ट टाइम जॉब करें। और जब वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और इस टाइप के जो जॉब्स और सेमिनार्स अटेंड करते हैं, तो उससे वो प्रैक्टिकली नॉलेज को गेन करते हैं। तो उनके फ्यूचर के जो गोल होते हैं और जो भविष्य की समस्याएं होती हैं, तो उससे वो उनको फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जो ब्रिटिश और मतलब कई अलग कंट्रीज का देखा जाए तो उसमें काफी डिफरेंस है। आदित्य जी, क्योंकि मैं ये समझना चाहूंगी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि प्रैक्टिकली नॉलेज वहां पर उन कंट्रीज में ज्यादा दिया जाता है भारत की अपेक्षा, तो यहाँ पर इस नॉलेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या कुछ और प्रयास होने चाहिए इस दिशा में? क्योंकि थ्योरेटिकल यहाँ पर वाकई में चीजें बहुत ज्यादा होती है, प्रैक्टिकली उतना नॉलेज छात्रों को, बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो उस दिशा में और क्या प्रयास होने चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे
हम लोग कभी चर्चा करते हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन मॉडल कैसा होना चाहिए और इसको और बेहतर कैसे किया जाए। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और भी जैसे इंडिया की मेट्रो सिटीज में कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज स्कूल आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो इंडिया के बाहर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको शुरू करने के लिए हमारी सरकारों को स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम एकदम से ही यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में वो सिस्टम शुरू करेंगे तो स्टूडेंट्स को एक एब्जॉर्ब और ग्रास्प करने में प्रॉब्लम होगी। तो हमारे जो स्कूली शिक्षा है जैसे प्राइमरी स्कूल से जो शुरुआत होती है तो वहीं से हम धीरे धीरे उसको शुरू करें कि भाई यहीं से प्रैक्टिकल जो नॉलेज है और जो प्रैक्टिकली चीजें उसको बच्चे सीखें, क्योंकि अगर स्कूली दिनों में अगर कोई बच्चा कोई चीज सीखता है तो उसको आने वाले टाइम में कोई बोझ या बर्डन नहीं लगती है। पर एकदम से हम सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ही कर देंगे तो फिर वो एकदम से जब स्कूल से कोई भी स्टूडेंट निकलेगा और यूनिवर्सिटी में जाएगा तो फिर उसको एकदम से नई चीज लगेगी। जी आदित्य जी, क्योंकि अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो भारत में भी यहाँ के जो छात्र हैं वो काफी आगे बढ़ रहे हैं। भारत जैसा कि आपने कहा है कि बहुत तेजी से आगे ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं कि उद्योगों को बढ़ावा देने की अपेक्षा जो छात्र हैं वो किसी प्राइवेट जॉब में जाने का मन ज्यादा बनाते हैं, इंडिया से बाहर ज्यादा जॉब करते हैं। तो उस दिशा में और क्या कुछ हम काम कर सकते हैं और क्या काम होने चाहिए छात्रों के हित में, देश के हित में? जैसे कि आज की हम एक चीज देखते हैं कि इंडिया के बाहर आप किसी भी कंट्री में देखो, आईटी में, मेडिकल में, जैसे मैं इंग्लैंड की बात करूं तो जो आईटी सेक्टर है और जो एनएचएस सेक्टर है इसमें जो मैक्सिमम हायर पोस्ट पर जो लोग हैं वो इंडियंस हैं और जो इंडियंस अपना काम कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत है कि इंडिया के अंदर यूथ बहुत ज्यादा है और जो यूथ के कारण इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जी आदित्य जी, अब जरा बात प्रवासी भारतीय सम्मेलन की भी कर लेते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगी प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये जो एक इवेंट है, एक बड़ा इवेंट, ये कैसे इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? जैसे हम लोगों को पता चला कि इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस है मध्य प्रदेश में होने वाला है और इंदौर में होना है, क्योंकि इंदौर को 6 टाइम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जैसे हम लोगों को इस बारे में पता चला हम कि मध्य प्रदेश में जाना है तो हमें इंडियन हाई कमीशन ने भी बुलाया कि आप लोगों को प्रमोट कीजिए कि इंडिया जाएं और इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करें, क्योंकि कोविड के कारण डिले भी हुआ है, पहले होना था। पर जैसे ही इसके बारे में हम सब लोगों को पता चला तो जो भी यूके, यूएस, जैसे मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है IASF, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में भी है, तो हम लोगों ने इसके माध्यम से भी कई लोगों को बताया। और जब ये सब लोग जो मध्य प्रदेश के प्रवासी भारतीय हैं वो तो मध्य प्रदेश को बेहतर समझते हैं, पर जो देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं जो अभी आने वाले हैं, आना शुरू कर दिया, अब ये लोग आएंगे मध्य प्रदेश में और जो मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल लोक का निर्माण हुआ है इनको देखेंगे, खजुराहो, और भी जैसे कई लोगों ने मुझसे कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर टूरिज्म की कई सारी संभावना है। तो ये सब लोग आएंगे तो मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है और जो नाम है वो दुनिया में भी काफी बढ़ेगा। आज इंदौर वर्ल्ड में सब जगह प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा कारण रहेगा कि मध्य प्रदेश के टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल आदित्य जी, ये बात आपने एकदम सही कही है, क्योंकि सफाई में भी इंदौर नंबर 1 है और इसके जरिए भी एक बड़ी पहचान इंदौर ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बनाई है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इस इवेंट का बेहतर उपयोग हो, ये केवल एक कवि सम्मेलन बनकर ना रह जाए या केवल एक छोटा इवेंट बनकर ना रह जाए, ऐसे में क्या कुछ प्रयास और करने चाहिए?
जैसे कि और भी पहले कई बार ये 17th पीबीडी इंदौर में होने जा रहा है। इसके पहले 16 और हुए हैं जो पीबीडी हुए हैं इंडिया में, ये भी काफी सक्सेसफुल हुए हैं। और ये कोई किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट नहीं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है जिससे कि जो इंडिया के बाहर गए हुए जो एनआरआई हैं उनको सबको इकट्ठा किया जा सके और सब लोग मिलके जो कई सालों से देश से दूर हैं और जो देश में आना चाहते हैं पर उनको कोई बहाना नहीं मिलता है कि भाई किस वजह से वो आए, तो ये एक प्रोग्राम, एक त्योहार की तरह इसको मनाया जाता है। तो सारे एनआरआई आते हैं और फिर वो जब यहाँ पर प्रोग्राम में आते हैं तो उनको भी जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई चीजें समझ में आती है और उनको ये लगता है कि भाई हमने इतने साल पहले भारत छोड़ दिया था पर अब और इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, हम भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमने विदेशों में पैसा कमाया, जो हमारी जो पूंजी, अगर हम उसको भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो इससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया के लिए तो बहुत फायदा होता ही है हमेशा। और इस बार भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, मेरे साथ ही करीब लगभग 150 लोग यूके से आए हैं अप्रोक्सीमेटली, और इसमें से कुछ लोग जो बिजनेसमैन है स्पेशली इसी के लिए आए हैं कि वो मध्य प्रदेश में आएंगे या कुछ उद्योग देखेंगे या उनको जो मेरे ख्याल से 11th और 12th को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर समिट भी रखा है। जी। तो वो प्रोग्राम दोनों अलग हैं पर उसके बाद भी 10 तारीख के बाद भी कई लोग रुकने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इससे स्टेट के साथ साथ देश को भी कई बहुत फायदा होगा और इससे रोजगार के जी बहुत धन्यवाद आपका। आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े थे, IISF के अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया सर बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। और एक बार फिर से भारत की सरजमी पर आपका स्वागत है, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो बता दें आपको, आदित्य प्रताप सिंह जो कि IISF के अध्यक्ष हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं और एक बड़ा मैसेज उनकी ओर से दिया गया है कि यदि देश के भारत के छात्रों को, हालांकि भारत वैसे भी काफी डेवलप हो रहा है, काफी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन यहाँ के छात्रों को थ्योरेटिकल की अपेक्षा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करना होगा। ये बात IISF के अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह की ओर से कही गई है।